नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसका 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर का हमने आज एक टॉपिक लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इस टॉपिक को आप लोग समझ लीजिए क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव, हम एक चुंबकीय द्विध्रुव लेंगे। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो चुंबकीय ध्रुव है जिनका परिमाण समान, जिनकी ध्रुव प्रबलताएं समान तथा प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के नजदीक उपस्थित होते हैं, एक युग में यदि उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब उस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो छड़ चुंबक या जो दंड चुंबक होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव का ही उदाहरण होती है। इसके साथ में हमने चुंबक की सुई को भी चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में माना है। देखिए, हम यहां पर आज के इस वीडियो में एक छड़ चुंबक लेंगे और उसे छड़ चुंबक की अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक छड़ चुंबक लेकर चलेंगे जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता हम QM लेकर चलेंगे और उसकी अक्ष पर सर्वप्रथम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, समझाया कि एकल ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। जैसे ये हमारे पास में कोई एकल ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता QM है और इससे स्मॉल r दूरी पर ये कोई पॉइंट P है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी μ0/4 पाई QM बट्टे में r²। ये फॉर्मूला आपने लास्ट की वीडियो में देख लिया। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम आज के इस वीडियो में छड़ चुंबक की अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। देखो, एक चीज यहां पर समझ लीजिए विद्यार्थियों, ये जो QM है, ये जो Q है, हम आवेश को पहले चैप्टर में Q से प्रदर्शित करते हैं। अब ये है QM, इसका मतलब है ये चुंबकीय आवेश है। ये M इसके गुणा में नहीं है, M इसके नीचे छोटा सा लटका हुआ है। QM से हमने इसको लिखा है जो कि चुंबकीय आवेश को बताता है, या हम कह सकते हैं किसी चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को बताता है। तो ये M, कई बार आप लोग ये समझ लेते हैं भाई Q है अलग है और M अलग है और ये गुणा में है, ऐसा नहीं है। ये इसके नीचे छोटा सा लटका हुआ है, सबस्क्रिप्ट में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। सर्वप्रथम हम यहां पर ज्ञात करेंगे अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम देखेंगे। तो ये जैसे हम एक चुंबक लेकर चलेंगे, हमारे पास में ये कोई मैग्नेट है, ये कोई चुंबक है, क्लियर। और इसके अंदर ये है चुंबकीय ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है इधर और ये है दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है प्लस में QM और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है माइनस में QM, और ये है दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव का केंद्र भी कह सकते हैं। और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो है 2L और इसके केंद्र से जो डिस्टेंस है वो है L। केंद्र से डिस्टेंस कितनी है? L। अब देखिए, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर ये यहां पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब देखिए, एक बार इसको डायग्राम को फिर से समझ लीजिए। हमारे पास में एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में छड़ चुंबक है और उस छड़ चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव इधर, दक्षिणी ध्रुव इधर। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को हम प्लस में लिखते हैं, प्लस में QM। दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को माइनस में लिखेंगे, माइनस में QM। दोनों ध्रुवों के मध्य बिंदु को हम O से लिख रहे हैं,
इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव का केंद्र भी कह सकते हैं, ओ से प्रदर्शित किया है। और प्रत्येक ध्रुव की ओ से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है, और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है, तथा ये जो केंद्र है उससे स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो बातें मैंने अभी बताई वो अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि माना हमारे पास में एक चुंबकीय द्विध्रुव है और जिसके चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है, और उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इन सब बातों को मैं यहां पर पहले पुट कर देता हूं। किसी छड़ चुंबक, ये छड़ चुंबक का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव ही हो गया है। छड़ चुंबक के ध्रुवों के मध्य की दूरी, ध्रुवों के मध्य की दूरी 2l है, तथा इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं तो सिमिलर प्रोसेस हम विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सिमिलर तरीके से चलेंगे अक्ष पर भी और निरक्ष पर भी। तो देखिए हमारे पास में यहां पर दो चुंबकीय ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं उससे दूर की ओर होगी, उससे क्या होगी, दूर की ओर। तो उत्तरी ध्रुव के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको मैं लिख दूं B1 से, जो कि दूर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पास की ओर, उसे हम लिख देते हैं B2 से। तो B1 और B2 यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। B1 है उत्तरी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र, B2 है दक्षिणी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र। इनकी डायरेक्शन उत्तरी ध्रुव से सदैव चुंबकीय क्षेत्र दूर की ओर और दक्षिणी ध्रुव से पास की ओर। अब देखिए इस आवेश के कारण से, इस चुंबकीय ध्रुव के कारण से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना यदि हम चाहते हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस r है, बोर्ड पर फोकस रखिए। ये सारी की सारी डिस्टेंस कितनी है, r। ये डिस्टेंस कितनी है, l। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस r में से, ये टोटल तो कितनी है r, इसमें से ये l घटा दीजिए तो r माइनस l यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r माइनस l। हमारे पास में डिस्टेंस आ गई है। अब देखो इस दक्षिणी ध्रुव से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक तो r, ये l और इसमें इंक्लूड हो जाएगी तो r प्लस में l, इसकी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी। बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को O से तो डिस्टेंस है r, n ध्रुव से r माइनस l, s ध्रुव से r प्लस l। विद्यार्थी दूरी समझ में आ गई तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब तो आसान काम है, इजी तरीका है, अभी कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्तरी ध्रुव के कारण, किस वजह से,
नॉर्थ पोल के कारण से, ये रहा नॉर्थ पोल, और इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्तरी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसे हम लिख देते हैं B1 से वो फॉर्मूला देखिए, μ0 अपॉन 4 पाई। अब चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तो वो है QM बट्टे में इस ध्रुव की यहां से दूरी का वर्ग, तो यहां से यहां तक की दूरी तो है R माइनस एल, तो यहां पर आ गया R माइनस एल का स्क्वायर, और इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। क्या विद्यार्थियों आपको यहां तक दिखाई दे रहा है आसानी से। अब देखो दो, दक्षिणी ध्रुव के कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बिंदु P पर देख लेते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए तो अब हम लेकर चलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और इसी दक्षिणी ध्रुव के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2, कितना होगा देखिए, दक्षिणी ध्रुव के कारण से दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए सिमिलर तरीके से हम लिखेंगे μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई। अब देखिए इस चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता ये हमने माइनस में लिखी है, ये जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं यहां पर इसका परिमाण लिख रहा हूं QM, और डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है R माइनस एल। इस ध्रुव के कारण से यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है R माइनस एल है, तो इधर आ जाएगा R प्लस एल है, तो R प्लस एल का स्क्वायर, और ये आ गई है समीकरण 2। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं B1 तथा B2 उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर B1 तथा B2 दो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहे हैं, और B1 और B2 दोनों के यदि आप मान यहां पर देखेंगे गौर करके तो μ0 अपॉन 4 पाई और QM तो दोनों में ही शामिल है। यहां पर है R माइनस एल का स्क्वायर, और यहां पर है R प्लस एल का स्क्वायर। देखिए R माइनस एल छोटी राशि का भाग लगा रहे हैं, यहां पर R प्लस एल बड़ी राशि का भाग लगा रहे हैं। छोटी राशि का भाग लगाएंगे तो बड़ा मान आएगा, बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो छोटा मान आएगा। तो छोटी राशि का भाग लगा रहे हैं तो B1 बड़ा, बड़ी राशि का भाग लगा रहे हैं तो B2 छोटा। तो यहां पर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है B वो होगी B1 माइनस B2। तो समीकरण 1 और 2 से B1 तथा B2 की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई QM R माइनस एल का स्क्वायर। B1 की वैल्यू कितनी है μ0 अपॉन 4 पाई QM बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर यह है B2 की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई QM बट्टे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में से जो राशियां कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन ले लीजिए। B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई QM भी कॉमन आ गया, यहां पर रह गया है R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस में रह गया है R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। μ0 QM बाई 4 पाई,
ये हमारे पास में आ गया है r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ चला गया, r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ गया r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है। b बराबर क्या मिल रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, बोर्ड पर आप फोकस रखेंगे समझ में आ जाएगी। देखिए इन दोनों को मैं एक साथ में स्क्वायर कर देता हूं, इस तरीके से लिख देते हैं हम r माइनस एल इंटू में r प्लस एल, और ये मैंने एक साथ में इनका स्क्वायर लगा दिया, एक साथ में मैंने इनके स्क्वायर लगा दिया है। इसका होल स्क्वायर खोलिए, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में, अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो r स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन से गुणा होगा तो माइनस में r स्क्वायर, इस प्लस में l स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन होगा तो माइनस में l स्क्वायर, माइनस में 2rl आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2rl। ये आ गया हमारे पास में। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो r स्क्वायर है ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, 2rl और 2rl 4rl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4rl। अब विद्यार्थी में यहां से इस बोर्ड में जो डायग्राम है इसको यहां से हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इसको। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, अब क्या निकल कर आएगा हमारे पास में, क्या मिल रहा है, देखिए क्या बच गया, b बराबर म्यू 0 क्यू एम बट्टे में 4 पाई 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl हो गया। फिर बट्टे में क्या है, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो ये क्या हो गया, देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो हमने डायग्राम अभी बना रखा था उस डायग्राम में आप देखेंगे कि L का मान छोटा था, R का मान बड़ा था, तो जो L का स्क्वायर है वो R के स्क्वायर की तुलना में काफी छोटा होगा और उसे हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए R है वो L से बड़ा है, तो R का जो स्क्वायर है वो L के स्क्वायर से काफी बड़ा हो जाएगा, अतः आर स्क्वेयर की तुलना में एल स्क्वेयर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0 बाई क्यू एम अपॉन 4 पाई 4rl एजडीज पड़ा है, और इसको यदि आप यहां से मतलब इसको नगण्य मान लिया तो r का स्क्वायर तो r की घात आ गई 4, ये आ गया हमारे पास में। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो एजडीज ये क्यू एम को मैं अंदर ले जाता हूं, 2, इस 4 को भी मैं क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू, देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर क्या कलाकारी हो रही है। क्यू एम यहां पर हमने लिख दिया, ये इस 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, एल यहां पर पढ़ाई है, बट्टे में आर से एक आर कैंसिल हो गया तो आर का क्यूब यहां पर पढ़ाई है। अब देखिए विद्यार्थियों, क्यू एम इंटू 12 किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये क्यू एम इंटू 12
क्यू एम इंटू 12 को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल एम से पुट करते हैं, जो कि किसी एक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी के गुणनफल से हम पुट कर सकते हैं। तो Qm इंटू 12 के स्थान पर स्मॉल एम आ जाएगा, देन B इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, μ0/4 पाई 2। Qm इंटू 12 की जगह हम क्या लिख दें, स्मॉल एम पुट कर दें बट्टे में r³। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्ष है दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा पर कोई बिंदु आप ले लीजिए, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से लिखी जाएगी। ये व्यंजक हमें प्राप्त होगा, B इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r³। मैं आपको याद दिलाता हूं पहले चैप्टर की विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। तो देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर तो 1/μ0 आ गया और p के स्थान पर आ गया अहम, बस केवल यही चेंजेज हुआ है। विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम इसी चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए निरक्ष क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा उसकी अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है उसको हम चुंबकीय निरक्ष कह देंगे। विषुवत रेखा भी हम उसे कह सकते हैं। देखो कैसे हम उसे दिखा सकते हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है, ये क्या है, ये कोई मैग्नेट जिसे हम चुंबकीय द्विध्रुव भी कह रहे हैं। इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये दोनों चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जिसे हम चुंबकीय अक्ष कह रहे हैं, इसके ऊपर ये बिंदु O है जिसे हम चुंबकीय द्विध्रुव का केंद्र कह रहे हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो रेखा होती है जो कि इसके केंद्र से गुजरती है तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत होती है, इसे हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। तो ये जो रेखा है ये है चुंबकीय निरक्ष और इस चुंबकीय निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। कौन सा बिंदु मौजूद है यहाँ पर, बिंदु P, और इस बिंदु P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं वो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है l + l 2l तथा इसके केंद्र O से इनकी जो डिस्टेंस है वो l के इक्वल है, l के तुल्य है। क्लियर। अब देखिए हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम दोनों, ये एक तो इस चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दूसरी इस चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। यहां पर ज्ञात करने के लिए देखिए उत्तरी ध्रुव के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम B1 से पुट कर दें। किससे पुट कर दें, B1 से, जो कि इससे दूर की ओर होगी, जो कि इससे क्या होगी, दूर की ओर होगी। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। और दक्षिणी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसे हम B2 से पुट कर रहे हैं, जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो B1 और B2 की डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ गई। अब इन चुंबकीय ध्रुवों से N से इस बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है L, ये है R। तो ये इस त्रिभुज का विकीर्ण हो गया जो कि R² + L² के रूट के बराबर होगा। इसी प्रकार से S ध्रुव से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो R² + L² के रूट के बराबर इसका मान होगा।
क्लियर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट के इक्वल इन दोनों ध्रुवों की बिंदु P से दूरी होगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम B1 तथा B2 का मान यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। B1 उत्तरी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए क्या होगा, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम लिख रहे हैं B1 से। किससे लिखा जा रहा है? B1 से लिखा जा रहा है। किसके बराबर होगी? μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। यहां पर देखिए, इस चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को प्लस में Qm, इस चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता को माइनस में Qm से पुट कर रहे हैं। तो ये आ गया है Qm बट्टे में यहां से लेकर यहां तक की दूरी का वर्ग। तो दूरी तो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, इसका वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां पर यह आ जाएगा और इसे हम दे देंगे समीकरण 1। तो B1 बराबर μ0/4 पाई Qm बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1। अब देखिए, इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण से, दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम B2 से पुट कर देते हैं। किसके तुल्य होगी? देखिए B2 बराबर μ0/4 पाई, इस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का परिमाण Qm, दूरी का वर्ग बट्टे में दूरी का वर्ग, तो दूरी ये है, इसका वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। विद्यार्थियों, हमें B1 तथा B2 का मान मिल चुका है, इन दोनों का परिमाण समान है। आप समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है? B1 और B2 दोनों का परिमाण समान है। परिमाण क्या है इनका? समान। देखो इसकी वैल्यू μ0/4 पाई Qm बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसकी भी सेम ही है, μ0/4 पाई Qm बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, यहां से दोनों का परिमाण समान, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न है। इस कारण से इनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। इनका हम क्या कर देंगे? घटकों में वियोजन। विद्यार्थी, ये डायग्राम यदि आप लोगों को समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो देख लीजिए। अब यहाँ का ये जो एंगल आप लोग देख रहे हैं, इस एंगल को मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा है तो ये सिमिलर सेम एंगल होंगे, ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये मैंने अक्ष के समांतर गुजरने वाली रेखा खींची है, तो इसके साथ में ये थीटा एंगल बनाता है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब देखो ये थीटा, तो ये हो गए हमारे पास में एकांतर कोण, ये क्या हो गए? ये तो है संगत कोण, और ये दोनों है एकांतर कोण, ये भी कोण कितना होगा? थीटा ही होगा। अब मैं इसको यहां पर आप लोगों को समझाने के हिसाब से आप देखेंगे कि मैं इसको घटकों में विभाजित करने के लिए फिर से एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूं। ये तो अक्ष है, ये है हमारे पास में निरक्ष, इधर हमारे पास में है B1 और इधर है हमारे पास में B2। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ये मैंने इस डायग्राम का यहां पर घटकों में विभाजन करने के लिए अलग से दिखा दिया है। देखिए B1 का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा B1 cos थीटा। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है cos थीटा उधर ही आता है, तो B1 cos थीटा। इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा? B1 sin थीटा। इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा? B2 cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर cos आ जाता है, इधर क्या होगा? B2 sin थीटा, B2 sin थीटा। अब देखो इनके निरक्षीय घटक तो कौन से हैं? ये दोनों हैं, ये निरक्षीय घटक है, ये निरक्षीय, क्योंकि ये जो रेखा है वो निरक्षीय रेखा है। तो निरक्षीय घटक B1 sin थीटा, B2 sin थीटा है। B1 और B2 दोनों का मान समान है, B1 और B2 दोनों का परिमाण क्या है? समान।
साइन थीटा इसमें लगा, साइन थीटा इसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। b1 साइन थीटा तथा b2 साइन थीटा दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से निरक्षीय घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरक्षीय घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते, क्यों? दोनों का मान समान है, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो b1 साइन थीटा ऊपर, b2 साइन थीटा नीचे, परिमाण समान और डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब देखो यहां पर b1 कोस थीटा और b2 कोस थीटा दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक ही है, इस कारण से परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्षीय दिशा में होगी। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर होगा, अक्षीय दिशा में होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को हम b से पुट कर दें, जो कि b1 कोस थीटा प्लस b2 कोस थीटा अक्षीय दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, अक्षीय दिशा में। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है ना, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस दिशा में होगी। क्लियर? b1 और b2 इन दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। और देखो पहले तो यहां पर दोनों का मान समान है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b1 और b2 सेम ही है, तो 2b1 कोस थीटा भी इसको पुट कर सकते हैं। 2b1 कोस थीटा भी इसको लिखा जा सकता है। कोस थीटा में इस ट्राइंगल से यहां से फाइंड आउट करूंगा। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, आधार यहां पर हो गया l और कर्ण यहां पर हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट के इक्वल इसका कर्ण हो गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा में b1 का मान कितना है, ये रहा। चलिए यहां पर रख देते हैं, b1 की वैल्यू है, ये तो मैंने 2 एचडी रखा, b1 की वैल्यू है म्यू 0 अपॉन 4 पाई QM बट्टे में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, l बट्टे में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, ये हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू है। अब देखो तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहां पर q इंटू 2l, QM, इस 2 को मैं इस l के साथ में लिख देता हूं, तो QM इंटू 2l, यहां पर इसकी घात है 1, इसकी घात आधी, 1 और आधी कितनी हो गई, 3/2, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात हो गई है 3/2। अब देखिए r यहां पर है बड़ा, l यहां पर है छोटा। देखो l तो छोटा है, इतना ही है, r यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा है, तो r यहां पर क्या है, l की तुलना में बड़ा है, तो r स्क्वायर है वो l स्क्वायर की तुलना में काफी बड़ा हो जाएगा। r स्क्वायर की तुलना में हम l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, l स्क्वायर को नगण्य मानने पर इसको नगण्य मान लिया, तो क्या रह जाएगा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, QM इंटू 2l होता है स्मॉल m, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर इसको नगण्य मान लिया, तो r स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। ये हमारे पास में किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से उसकी निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो चुका है, सूत्र आ चुका है। यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है, ये किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समतुल्य है। चले मैं यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां से मेटाकर आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं कि हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में। देखो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा, अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r3, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r3। अब देखो अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी हो रही है,
अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो देख लीजिए। देखो कितनी है, अक्ष पर तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में μ0/4π m/r³। देखो आप इन दोनों को यदि सूत्र को देखेंगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र, तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। यहां पर 1/4π की जगह 1/4π है, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 1/μ0 आ गया। इन दोनों में आपस में इनकी तुलना करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 1/μ0 आप पुट कर सकते हैं। और ये जो P है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और यहां पर आ गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4π एप्सिलॉन नॉट P/r³। सिमिलर तरीके से यहां पर भी प्राप्त होती है μ0/4π m/r³। आप यहां पर देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। यदि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अक्ष वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी हमारे पास में। अब विद्यार्थियों हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने चुंबकीय द्विध्रुव के साथ में अध्ययन किया है और हमने जो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला जो सूत्र है इसको हमने यूज में लिया है। ये एकल ध्रुव है, एकल चुंबकीय ध्रुव को मानते हुए इसको यूज में लिया है। मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता। एकल चुंबकीय ध्रुव किसी भी कंडीशन में पाया ही नहीं जाता। आज तक चुंबकीय ध्रुवों को युग्म में ही देखा गया है, अलग नहीं किया जा सका है। फिर भी हमने क्या किया है, एक मेथड लगाकर इनको अलग से, पर एकल ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने बता दिया आपको। और यहाँ पर उसको यूज में लेते हुए अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट कर ली। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।